ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी, मेडिकल करिअरसाठी महत्त्वाकांक्षी. हेलो डियर स्टूडेंट्स. सो यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से फंगाई के कैरेक्टर्स है. ये किंगडम फंगाई RH व्हिटेकर ने ये किंगडम हमें इंट्रोड्यूस किया है, इसे नाम दिया है किंगडम फंगाई. ये वो ऑर्गेनिज्म है जो मल्टीसेलुलर है. इससे पहले हमने प्रोटिस्टा और मोनेरा देखा. ये ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर है, लेकिन ये बिल्कुल हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, परपोषी है, दूसरों के ऊपर अपनी उपजीविका निभाते हैं. अभी हमने एक एक कैरेक्टर्स इसके देखे. ये अक्लोरोफाइलस है, मतलब क्लोरोप्लास्ट नहीं है इनमें. हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब परपोषी है, दूसरों के ऊपर उनका गुजारा होता है. गैमेटोफाइटिक है और यूकैरियोटिक न्यूक्लिएटेड है. गैमेटोफाइटिक मतलब उनमें गैमेटोफाइट्स रहते हैं. यूकैरियोटिक न्यूक्लिएटेड है. स्पोर प्रोड्यूसिंग थैलोफाइट्स है. सेल वॉल में उनके चिटिन रहता है. और ये माइकोलॉजी या माइसिटोलॉजी ऐसा इस ब्रांच का नाम है, जो ब्रांच फंगाई का स्टडी करती है. पियर एंटिनो माइसेली फादर ऑफ माइकोलॉजी इन्हें समझा जाता है. बटलर भी फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी उन्हें समझा जाता है. और जनरल कैरेक्टर्स अगर हम देखेंगे तो ये नॉन वैस्कुलर है, मतलब इनमें कोई वेसल्स नहीं है, जैसे झाइलम फ्लोएम ऐसे कोई वेसल नहीं है. और सीड तैयार नहीं होते. क्यों ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि पहले इन्हें प्लांट में समाया गया था, जो गलत था, तो इसीलिए ये कैरेक्टर आ रहे हैं, अदरवाइज इसका कोई रिलेशन नहीं है. नॉन वैस्कुलर मतलब वेसल्स नहीं है. नॉन सीडेड मतलब सीड नहीं है. नॉन फ्लावरिंग, डिकम्पोजर्स है, मिनरलाइजर्स है. और ये फंगाई बॉडी जो है इसकी, इसे थैलस कहते हैं. इट में बी नॉन माइसेलियल और माइसेलियल. अब नॉन माइसेलियल मतलब क्या? यूनिसेलुलर बट सीडो माइसेलियम बाय बडिंग ये तैयार करते हैं. जैसे कि ईस्ट, मतलब ये अगर यूनिसेलुलर होंगे तो माइसेलियम, इनकी बॉडी जो है उसे माइसेलियम कहते हैं. तो जैसे टिश्यू है तो टिश्यू को माइसेलियम कहते हैं, ऐसा समझो. लेकिन अगर सेल एक ही है, जैसे कि ईस्ट में, तो माइसेलियम उसमें नहीं रहेगा. लेकिन कभी कभी क्या होता है, ईस्ट जो है वो ग्रुप में रहते हैं और उस वजह से माइसेलियम तैयार होता है, लेकिन वो ट्रू माइसेलियम नहीं होता, इसीलिए उसे सीडोमाइसेलियम ऐसा कहते हैं. नॉन माइसेलियल मतलब यूनिसेलुलर बट सीडोमाइसेलियम बाय बडिंग. माइसेलियल मल्टीसेलुलर फॉर्म्स एंड थ्रेड लाइक हाइपे तैयार करते हैं. इस तरह के हाइपे ये तैयार होते हैं ना, ये थ्रेड लाइक हाइपे. तो ऐसे थ्रेड लाइक हाइपे तैयार होते हैं, उन्हें माइसेलियम कहते हैं. और इसमें सेल वॉल होता है और उसमें चिटिन होता है. अभी हम आगे जाएंगे और कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे. 10th कैरेक्टर हमने देखा कि सेप्टेट माइसेलियम जो है उसमें जो हाइपा है, मतलब हाइपे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं. और ये हाइपे जो रहते हैं वो सेप्टेट या असेप्टेट हो सकते हैं. तो देखो, प्रॉपरली समझने की कोशिश कीजिए. मैं आपको और अच्छी तरह से समझाना चाहता हूँ कि एक तो यहाँ देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात ऐसी है कि ये माइसेलियम प्रेजेंट है या नहीं. माइसेलियम अगर है तो माइसेलेट उन्हें कहते हैं या माइसेलियल कहते हैं. अगर माइसेलियम नहीं है तो उन्हें नॉन माइसेलियल कहते हैं. और नॉन माइसेलियल जो रहते हैं, ये नॉन माइसेलियल एक्चुअली ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं. और ये सीडोमाइसेलियम तैयार करते हैं. अब मैंने आपको बताया माइसेलियम मतलब क्या, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी. ठीक है. अब वो बॉडी जो है वो जिन स्ट्रक्चर से बनाई जाती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जो बनाई जाती है बॉडी, ये देखो माइसेलियम क्या है, ये बॉडी ऑफ फंगा है. मतलब समझो कि हमारी जो बॉडी है, ये बॉडी जो है ये माइसेलियम है.
और हमारे हाथ, हमारे पैर ये हाइपे हो गए, जिससे हमारी बॉडी बन गई है, उसे हम हाइपे कहते हैं। तो माइसेलियम और हाइपे, समझे? तो माइसेलियम, हमारे माइसेलियम जो है वो, माइसेलियम जो है हमारा, वो किससे बना है? हाइपे से। तो अगर हाइपे प्रेजेंट रहेंगे, माइसेलियम इज बॉडी मेड अप ऑफ हाइपे। ठीक से समझने की कोशिश करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पूरा बॉडी जो है ये माइसेलियम है, ये हाथ, पैर, सर से बना हुआ है, तो ये हाइपे है। अब ये हाइपे सेप्टेट हो सकते हैं या असेप्टेड भी हो सकते हैं। मतलब हाइपे में बी सेप्टेट और असेप्टेड। अब इसका मतलब क्या है? सेप्टेड और असेप्टेड का मतलब क्या है? देखो, जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये रहेगा और समझो कि एक न्यूक्लियस, एक सेल, मतलब एक पार्ट, एक चेन तैयार हो गई, तो इसे यूनिसेलुलर मोनोकैरियोटिक हाइपा कहते हैं। अगर एक स्ट्रक्चर में दो न्यूक्लियस है, मतलब देखो अभी मैं समझाता हूं, मोनोकैरियोटिक हाइपे, डाइकैरियोटिक हाइपे और मल्टी कैरियोटिक हाइपे। अब देखिए, मोनोकैरियोटिक हाइपे का मतलब क्या है कि जब ये एक चेन है, सिर्फ एक न्यूक्लियस इसमें है, और फिर वापस ये एक दूसरा चेन। अब लेकिन ये अगर एक थ्रेड है, इसमें दो न्यूक्लियस है, ये दूसरा थ्रेड है, इसमें दो है, ये तीसरा थ्रेड है, इसमें दो, इसे डाइकैरियोटिक हाइपे कहते हैं। और मल्टी कैरियोटिक हाइपे मतलब क्या? बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही थ्रेड में प्रेजेंट है, इसे सिनोसाइटिक कंडीशन ऐसा कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, इसे हम कहते हैं सिनोसाइटिक हाइपे। समझ में आ गई कॉन्सेप्ट? मल्टी सेलुलर, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ऐसा चाहिए, मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिंगल साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक ही है लेकिन बहुत सारे न्यूक्लियाई वहां प्रेजेंट है, सो मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंगल साइटोप्लाज्म। सो सेप्टेट मोनोकैरियोटिक हाइपे, डाइकैरियोटिक हाइपे, मल्टी कैरियोटिक हाइपे, और ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ सेप्टेट स्ट्रक्चर। कभी कभी ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही एब्सेंट होते हैं तो उसे असेप्टेट ऐसा कहा जाता है, और वो रहते हैं सिनोसाइटिक फंगाई। सॉरी, ये मल्टीसेलुलर हाइपे, मैंने मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी कैरियोटिक हाइपे, मल्टी न्यूक्लिएटेड या बाई न्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइपे ये हो गया। लेकिन कभी कभी असेप्टेट हाइपे मतलब डायरेक्टली सिर्फ एक चेन और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस। अभी इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये थ्रेड है, या दो चार न्यूक्लियस है, पर फिर वापस दूसरा थ्रेड है, इसलिए मल्टी कैरियोटिक हाइपे सेप्टेड है। इन असेप्टेड में एक ही थ्रेड है और उसमें अलग न्यूक्लियाई, इस कंडीशन को सिनोसाइटिक हाइपे ऐसा कहते हैं। समझ में आ गई बात? देखिए, यहां तक प्रॉपरली समझो, समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर से एक बार बताता हूं, किंगडम फंगाई नॉन वेस्क्यूलर है, इसमें कोई जाइलम फ्लोएम नहीं है, नॉन सीडेड है, इसमें कोई सीड नहीं है, नॉन फ्लावरिंग है, इसे कोई फ्लावर नहीं आता, डिकम्पोजर है मतलब ये विघटन करता है, मिनरलाइजर है मतलब एक क्षार तैयार करता है, और ये इसकी जो बॉडी रहती है उसे थैलस कहते हैं। और ये थैलस, इसमें माइसेलियम होगा या नहीं होगा? देखो, बॉडी ऑर्गेनिज्म की जो है थैलस जो है, मतलब जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, थैलस जो है, रचना जी आहे व्यवस्थित समजून घ्या।
थॅलस, मायसिलियम, हायपा, सेप्टा, असेप्टा, अमायसिलियम ह्या टर्म जर तुम्हाला समजल्या नाहीत तर तुम्हाला काहीही समजलं नाही. कारण हे पुढे जर व्यवस्थितपणे तुम्हाला समजून घ्यायचं असेल तरच तुम्हाला या ठिकाणी व्यवस्थितपणे आकलन फंगायचं होऊ शकतं. त्यामुळे मी काय सांगतो आहे त्याकडे व्यवस्थित लक्ष द्या. हे पहा, मायसेलियम आपण काय बोलतो आहोत की थॅलस म्हणजे काय की मी असं सांगितलं की जसं पूर्वीच्या काळी याला तर प्लांटमध्ये स्टडी केलं जायचं, पण त्या प्लांट आहेत का नाही. मग RH व्हिटेकारने 1969 मध्ये त्याला वेगळा किंगडम दिला. तर तो किंगडम कोण आहे? किंगडम फंगाय. आता या किंगडम फंगायची गंमत कशी आहे बघा. या किंगडम फंगायमध्ये तुमच्या लक्षात येईल की या ठिकाणी अतिशय व्यवस्थितपणे किंगडम फंगायमध्ये आपण पाहिलं की ते मल्टी सेल्युलर आहेत. ईस्ट जर सोडला तर सगळे मल्टी सेल्युलर आहेत. ईस्ट हा युनिसेल्युलर आहे, परंतु बाकीचे मात्र मल्टी सेल्युलर आहेत. दुसरी गोष्ट, या किंगडम फंगायमध्ये हेट्रोट्रॉपिक कंडिशन आहे, म्हणजे परपोषी कंडिशन आहे, म्हणजे दुसऱ्यावरती उपजीविका करतात. दुसरी गोष्ट, हे डिकम्पोजर आहेत, म्हणजे विघटक आहेत. त्याच्यानंतर हे मिनरलायझर्स आहेत, म्हणजे क्षार तयार करणारे आहेत. आता किती महत्त्वाचं आहे की या सगळ्या गोष्टींना आपण समजून घेतलं पाहिजे की या ठिकाणी हे जे फंगाय आहेत, या फंगायची जी बॉडी आहे तिला थॅलस असं म्हटलं जातं. ह्या फंगायच्या बॉडीला थॅलस असं म्हटलं जातं. आणि हा जो थॅलस आहे, ही जी बॉडी आहे, ही बॉडी कशाने बनली आहे? मायसेलियमने बनली आहे. नीट लक्ष द्या, मायसेलियमने बनली आहे. मग आता हा मायसेलियम जो आहे तो प्रत्येक ऑर्गॅनिझममध्ये असतो का? तर नाही. कारण जर युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम फंगाय असेल तर तो मायसेलियम नसून त्याला नॉन मायसेलियम थॅलस असं म्हणायचं. परंतु ईस्ट हा फंगाय जो युनिसेल्युलर आहे त्याच्यासारखे अनेक फंगाय एकत्र येऊन जणू काही असा स्ट्रक्चर तयार करतात की तो मायसिलियम सारखा दिसतो. पण हा मायसिलियम म्हणजे काय? त्याला बॉडीला असे थ्रेड पाहिजे, जसे आपल्याला हात आहेत, पाय आहेत असं पाहिजे. पण अनेक न्यूक्लियस बडिंग झाल्यामुळे सगळे एकमेकांना चिकटून राहिल्यामुळे ईस्ट असं दिसतो की जणू काही तो मायसिलियम आहे. त्याला सिडो मायसेलियम असे म्हणतात. त्याला सिडो मायसेलियम असे म्हणतात. समजतंय का? आता पुढे जाऊया. सिडो मायसेलियमचा मुद्दा संपला. याच्यानंतर आपण पुढे गेलो. सिडो मायसेलियम नंतर मायसिलियमकडे आलो. मायसिलियम मल्टी न्यूक्लिएटेड असा स्ट्रक्चर आहे. आणि हा स्ट्रक्चर जो आहे, हा स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी आपल्याला हायपे दाखवतो. आता हायपे म्हणजे काय? तर ब्रांच्ड ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर असतात. ब्रांच्ड ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर, त्याच्यावरती सेलवाल असतो, सेलवालवरती चिटीन असतो. आणि हा जो हायपा आहे, हा हायपा केव्हा केव्हा सेप्टेट त्याच्यामध्ये असतो, केव्हा केव्हा सेप्टेट नसतो. सेप्टा स्ट्रक्चर जो आहे तो असणारे हायपे हे हायर फंगायमध्ये येतात आणि कधी कधी तो असेप्टेड असतो. आता हायपेचा विषय आपण पाहिला. हायपे जे आहेत ते सेप्टेड असतात. मग हे सेप्टे जे असतात ते न्यूक्लिएटेड असतील तर मोनोकॅरियोटिक हायपे, डायन्यूक्लिएटेड असतील डायकॅरियोटिक हायपे, मल्टीन्यूक्लिएटेड असतील तर मल्टीकॅरियोटिक हायपे. आणि जर समजा असेप्टेट म्हणजे न्यूक्लियस जर फक्त एकाच सायटोप्लाझममध्ये अनेक न्यूक्लियाय जर असतील तर त्याला सिनोसायटिक हायपे असं म्हणायचं. ओके, सो दॅट इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्टची थॅलस, मायसेलियम, अमायसेलियम, देन हायपे, सेप्टा, असेप्टा. मला वाटतंय तुम्हाला आता हे सगळं व्यवस्थित समजलं असेल. ओके,
ओके ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, देखो, द सेल शोज यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन बट लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्जी बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट। यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन but without chloroplast and Golgi body. अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। हमें पता है कि फंगाई है तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा उसमें, लेकिन गोल्जी बॉडी का क्या? गोल्जी बॉडी नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, देखो नीट के लिए ऐसे पॉइंट के ऊपर सब निर्भर होता है। गोल्जी बॉडी नहीं है, क्यों नहीं है, और कि ये नहीं है तो भी इसका काम कैसे चलता है, अभी हमें याद करना पड़ेगा गोल्जी बॉडी का काम। So you must have to remember about the functions of the Golgi body. आपने देखा है कि गोल्जी बॉडी में बहुत सारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो प्रोटीन एंजाइम्स बने, उनकी पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग होती है। इसे सिस और ट्रांस, ये दो एंड रहते हैं, फॉर्मिंग और मैच्योरिंग फेज रहता है, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द लिपिड और ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द प्रोटीन होके ये प्रोटीन और लिपिड बाहर चले जाते हैं। ये अहम एंजाइम्स होते हैं, ये अहम ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन पते की बात यह है कि यहां ऐसे स्ट्रक्चर का उपयोग फंगाई में बिल्कुल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फंगाई जो है वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, और हेट्रोट्रॉपिक होने के कारण इसे उसकी जरूरत नहीं है। हेट्रोट्रॉपिक है इसीलिए इसे वो जो है वो कंटेंट की बिल्कुल जरूरी नहीं है। समझ में आ गई बात? तो दिस इज विदाउट क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्जी बॉडी। जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए एंड माइटोसिस इज इंट्रासेलुलर। जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए एंड माइटोसिस जो रहता है वो माइटोसिस इंट्रासेलुलर या कैरियोक्लोरोसिस रहता है। माइटोसिस इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के से अंदर ही होता है। इंट्रासेलुलर माइटोसिस इज इंट्रासेलुलर, उसे कोरियासिस ऐसा कहते हैं, कोराइसिस ऐसा कहते हैं, मतलब न्यूक्लियस की डिवीजन होती है केवल। देन उसके बाद फंगाई डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, दैट्स व्हाई दे आर हेट्रोट्रॉपिक एंड दे कैन ग्रो वेयर ऑर्गेनिक मटेरियल इज अवेलेबल। ये हो गया पॉइंट हमारा। The primitive fungi, fungi heterotropic, they acquire nutrient by absorption. They store their food in the form of glycogen. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। They are heterotrophic. वो हेटेरोट्रॉपिक है। देन दूसरी बात, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हेटेरोट्रॉपिक है। दूसरी बात यह है कि ये ऑर्गेनिजम्स अपना जो फूड है, न्यूट्रिएंट जो है, एक्वायर देयर न्यूट्रिएंट बाय एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्टिव इन नेचर,
इसका मतलब उनके एंजाइम सेल के बाहर जाते होंगे ना, सेल के बाहर जाके वो एब्सॉर्प्शन करते हैं, तो इसीलिए वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन दिखाते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, क्योंकि उनके अंदर तो कोई एंजाइम नहीं है, तो एंजाइम बाहर रिलीज होंगे और फिर उसके बाद डाइजेशन होगा और फिर एब्सॉर्प्शन होगा। समझ में आ रही बात आपको? इसलिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। दूसरी बात, वो हेटरोट्रॉपिक है, परपोषी है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन करते हैं और दे स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। They store their food in the form of glycogen, ग्लाइकोजन के फॉर्म में अपना फूड वो वहाँ स्टोर करते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से यहाँ ग्लाइकोजन जो है वो फूड स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये अभी हमने ये सब कुछ स्टडी किया है यहाँ। देन उसके बाद primitive fungi have oogamous type of sexual reproduction, where most advanced ones do not have sexual reproduction. primitive fungi में oogamous मतलब वो हम बड़ा होता है, the primitive fungi shows oogamous primitive fungi shows oogamous reproduction, but primitive fungi shows oogamous sexual reproduction, but primitive fungi shows oogamous sexual reproduction, but advanced fungi do not show sexual reproduction. तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एडवांस में नहीं होता, प्रिमिटिव फंगाई में होता है oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट एडवांस फंगाई डू नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से ये हमने यहाँ ये सब लर्न किया है, प्रॉपरली हमने ये स्टडी करने की कोशिश यहाँ की है। अभी यहाँ और आगे जाके हमें ये स्टडी करना है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है फंगाई जो अक्लोरोफाइलस है, तो हेट्रोट्रॉपिक है और तो वो पैरासाइट है और सैप्रोफाइटिक है, मतलब सैप्रोफाइटिक मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करने वाले। तो 3 प्रकार के ऑर्गेनिज्म हमें यहाँ दिखाई देते हैं। यहाँ तक मुझे लगता है सब कुछ अभी आपको समझ गया है कि माइसेलियम द सेल शोज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बट विदाउट क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्जी बॉडी, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। अब देखिए कि ये हेट्रोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक फंगाई और सैप्रोफाइटिक है। सैप्रोफाइटिक का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। और सैप्रोफाइटिक, हेट्रोट्रॉपिक और सैप्रोफाइटिक है, हेट्रोट्रॉपिक एंड सैप्रोफाइटिक है। अभी हेट्रोट्रॉपिक और सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है, ये ऑर्गेनिजम्स देखिए हेट्रोट्रॉपिक और सैप्रोफाइटिक है, ये ऑर्गेनिज्म एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दिखाते हैं, और जो डेड है ना सैप्रोफाइटिक मतलब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर फीडिंग करना, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को खा जाना, दैट इज अ सैप्रोफाइटिक। समझ में आ गई बात? ये अभी अभी देखो इनके 3 प्रकार आपको दिखाई देंगे। एक पैरासाइटिक है, दूसरे परजीवी है पूरे के पूरे,
दूसरे सैप्रोफाइटिक है, मतलब परजीवी कैसे हम कहते हैं कि फंगल इन्फेक्शन हुआ, इधर फंगल इन्फेक्शन हुआ, उधर फंगल, वो क्या है, मतलब हमारी बॉडी के ऊपर वो जिसे हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं, ऐसा एक्टोपैरासाइटिक वो लाइफ जीते हैं। देन देयर हाइपे मॉडिफाई इनटू हस्टोरिया टू सक द फूड। हस्टोरियम क्या है? हस्टोरिया मतलब क्या कि ऐसा स्ट्रक्चर विच सक द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी क्या रहता है? समझो कि हम यजमान है और हमारे घर मेहमान आ गया, 1 दिन रह गया, 2 दिन रह गया, 1 महीना रह गया, तो वो हमारा मेहमान जो है हमारा पैरासाइट हो गया फिर, और हम उसके होस्ट हो गए। तो मेहमान हमारा खा रहा है, कैसे खा रहा है? उसका जो बॉडी है, उसके हाथ या मुंह जो है वो हस्टोरियम है। हस्टोरियम किसे के बनाया? उसने हाइपे की वजह से बनाया। दे सैप्रोफाइट क्या करते हैं? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर खा देते हैं। फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड मतलब पूरा गया हुआ मैटर, मर गया होगा, जो नामशेष व्हायला लागलाय, विघटन होऊ राहिलाय त्याला। लेकिन कुछ फंगाई सिम्बायंट है। सिम्बायंट मतलब क्या? जो ऑर्गेनिज्म, 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ अगर रहते होंगे तो उन्हें सिम्बायंट कहते हैं। हम आगे जाके देखने वाले, अगर ये अलगी के साथ रहते हैं, अलगी और फंगाई, तो इसे लाइकेन कहते हैं। साइकस जो है या पाइनस जो है, पाइनस कहते हैं, पाइनस, ये पाइनस के साथ फंगाई हमें दिखाई देते हैं पाइनस जैसे प्लांट में। और पाइनस जैसे प्लांट में ये माइकोराइजा तैयार करते हैं। माइकोराइजा क्या होता है? रूट्स तक अंदर और बाहर से ये पूरा हाइपे बनाते हैं। ये माइकोराइजा पाइनस प्लांट के लिए हेल्पफुल रहता है। मतलब ये हाइपे उनका फूड ऑब्टेन करते हैं प्लांट से, और प्लांट को लेकिन वो क्या देते हैं? एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स दे देते हैं। और कुछ फंगाई काऊ डंग के ऊपर भी बढ़ जाते हैं। काऊ डंग के ऊपर, उन्हें कॉप्रोफिलस फंगाई कहते हैं। काऊ डंग के ऊपर बढ़ जाते हैं, उन्हें कॉप्रोफिलस फंगाई कहते हैं। कॉप्रोफिलस फंगाई कहते हैं। ग्रोज ऑन डंग, काउडंग, काउडंग के ऊपर ग्रो होते हैं, उन्हें कॉप्रोफिलस फंगाई ऐसा कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से यहाँ हमने पूरा डिटेल में स्टडी किया है, और अब ये फंगाई के कैरेक्टर हमने स्टडी किए। अब इसके बाद हमें आगे जाना है, हमें स्टडी करना है क्लासिफिकेशन ऑफ द फंगाई। और इस फंगाई के यहाँ क्लासेस है फाइकोमाइसीट, एस्कोमाइसीट, बैसिडोमाइसीट एंड डिट्रोमाइसीट। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमने जो प्रोटिस्टा में स्लाइम मोल्ड स्टडी किए, वो स्लाइम मोल्ड बिल्कुल फंगाई की तरह थे। समझे क्या? फंगाई की तरह थे। तो वो स्लाइम मोल्ड जो है, वो स्लाइम मोल्ड फंगाई में इंक्लूड करके उसका एक्सप्लेनेशन किया था, लेकिन अभी आजकल उन्हें प्रोटिस्टा में ऐड किया हुआ है। ठीक है? तो इसीलिए हम उसे प्रोटिस्टा में पढ़ चुके हैं। ऐसे स्लाइम मोल्ड को मिक्सोमाइकोटिना कहते हैं। लेकिन और यूमाइकोटिना मतलब जो ट्रू फंगाई है जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है। मिक्सोमाइकोटिना में मतलब स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल नहीं था, नहीं क्या? वो एक डिफरेंस है। तो ये अभी आप कहोगे सर आपने प्रोटिस्टा में हमें स्लाइम मोल्ड पढ़ाए और फिर आप यहाँ पढ़ा रहे हो, तो कंफ्यूजन होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया था, और उस वजह से ये सब हो जाता है। तो इसीलिए मिक्सोमाइकोटिना, स्लाइम मोल्ड, नो सेल वॉल, यूमाइकोटिना, दे आर ट्रू फंगाई, दे सेल वॉल इज प्रेजेंट। ओके, समझ में आ गई बात? तो इस तरह से मैंने आपको ये सब समझा दिया है। अभी यहाँ हम क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, और क्लासिफिकेशन का पार्ट जो है
वो हम बाद में यहाँ स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ हम रुकते हैं, बाकी का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जीवशास्त्र हा आहे वैद्यकीय शिक्षणाचा पाया. तेव्हा इयत्ता 10वीत शिकणाऱ्या आणि 11वीपासून PCB ग्रुपकडे झुकणाऱ्या ही आहे सुवर्णसंधी. कोरोना सुट्टीच्या काळात थांबणार नाही तुमची ट्युशन, कारण गेल्या 20 वर्षांचा सहज सोप्या पद्धतीनं बायोलॉजी शिकवण्याचा अनुभव असलेले आणि आजवर हजारो विद्यार्थिनींना मेडिकलला प्रवेश मिळवून देणारे प्राध्यापक रवींद्र काळे यांची ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी सुरू करत आहे इयत्ता 11वी बायोलॉजीची ऑनलाईन स्पेशल बॅच. तेव्हा अगोदर या नंबरवर फोन करा. ऑनलाईन क्लासेस सुरू होतील दिनांक 11 मे 2020 पासून. ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी, मेडिकल करिअरसाठी महत्त्वाकांक्षी.